Assalamualaikum, dear students. It's Anam Khalid, Head of Department of Chemistry from the Legend Institute of Management Sciences. You are all warmly welcome to the online classes of university. आज हमारा लेक्चर जो है बेसिकली वो है अल्कीन पर। लास्ट टाइम जब हमने क्लास अपनी छोड़ी थी तो हमने अल्केन्स ख़त्म किया था। अल्केन्स की हमने जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, अल्केन्स की हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, उसकी प्रिपरेशंस पढ़ी कि हम उसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमने फ़र्दर उसके रिएक्शंस देखे कि कैसे अल्केन्स जो हैं वो रिएक्शन शो करते हैं। आज हमने बेसिकली जो देखना है वो एक स्टार्ट लेना है अल्कीन का। आप सब जानते हैं कि अल्कीन क्या होता है। पहले हमने जनरल ये बात काफ़ी बार डिस्कस कर ली है। ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर डबल बॉन्ड होता है, जो अनसैचुरेटेड होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं कि वो अल्कीन हैं। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ या अगर जनरल प्रॉपर्टीज़ हम डिस्कस करते हैं अल्कीन की, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। ज़ाहिरी सी बात है, वाटर क्या होता है, हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि वाटर होता है पोलर। और आपने पढ़ा हुआ है सॉल्युबिलिटी का सबसे इम्पॉर्टेंट और बहुत बड़ा रूल ये है कि लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, ठीक है। तो पोलर जो है वो नॉन पोलर को कभी भी अपने अंदर हल नहीं कर सकता। और अल्कीन्स क्या होती हैं, अल्कीन्स में जनरली हम देखते हैं कि इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड होता है, ऐसे ही है ना। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो पोलर नहीं होता। पोलर ना होने की वजह से ये नॉन पोलर होगा। तो नॉन पोलर अगर हैं ये कंपाउंड्स तो ज़ाहिरी सी बात है ये पोलर में कभी भी सॉल्युबल नहीं होंगे, बल्कि ये नॉन पोलर में हल हो जाएंगे। नॉन पोलर फॉर एग्ज़ाम्पल बेंजीन है, ईथर है, ये इन चीज़ों में सॉल्युबल हो जाते हैं, लेकिन वाटर में ये कभी भी सॉल्युबल नहीं होते। अब ये वाटर में क्यों सॉल्युबल नहीं होते? क्योंकि वाटर क्या होता है, पोलर होता है, और बेंजीन और ईथर क्या होते हैं, नॉन पोलर। उसके बाद इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ये है कि इसकी डेंसिटी जो है वो वाटर से काफ़ी ज़्यादा कम होती है। डेंसिटी कम है, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट इसके इंक्रीज़ करते हैं जैसे जैसे इसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है। यहाँ ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे जैसे आप मॉलिक्यूलर मास बढ़ाते जाते हैं, ज़ाहिरी सी बात है उसमें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम बढ़ते हैं। जब उसमें नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे तो कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड होगी, जो चेन स्ट्रेंथ होगी, उसकी लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस क्या होती जाएंगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। जब लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी तो ज़ाहिरी सी बात है कि उसका जो स्ट्रेंथ है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, वो स्ट्रॉन्ग हैं। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं तो उनको ब्रेक करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। जिनको ब्रेक करना मुश्किल है तो इट मीन्स कि वो उनके बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे, यानी वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर जाकर ख़ुद से ब्रेक होंगे। तो ये इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ थी। सबसे पहले सॉल्युबिलिटी के हवाले से कि ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, बल्कि ये सॉल्युबल किस में होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में, जैसे बेंजीन है, ईथर, यानी लाइक डिज़ोल्व लाइक को ये फॉलो करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि इनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है। उसके बाद बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो हैं, जैसे जैसे आप उसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ाते जाएंगे, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ने की वजह से क्या होगा कि उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, यानी उनका जो टेम्परेचर है जिस पर उसने मेल्ट करना है या जिस पर उसने बॉयल होना है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये हमने इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ देखी किसकी, अल्कीन्स की। अब हम आगे मूव करते हैं। आगे जो हमारा जो एक सब टॉपिक है वो है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स। अल्कीन्स हम देखते हैं, अल्कीन्स नॉर्मली दो तरह की होती हैं, या तो वो सिस होती है या ट्रान होती है। अब ये जो सिस होती है उसमें क्या होता है कि उसमें डबल बॉन्ड के दोनों साइडों पर एक ही जैसे ग्रुप होते हैं, या तो दोनों साइडों पर मिथाइल होंगे। जैसे मैं आपके सामने एक सिस अल्कीन बना रही हूँ, ज़रा गौर से देखें। ये है सिस अल्कीन। ये सिस अल्कीन क्यों है, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द दोनों तरफ एक जैसे ग्रुप मौजूद हैं। तो ये क्या होगा, सिस होगा।
ठीक है। अगर हमें ट्रान बनाना है इसी का, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें इसको चेंज करके, यानी कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड होगा उसकी अपोजिट साइड पर ग्रुप्स बनाने होंगे। यानी ये होगा हमारे पास ट्रान, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की सेम साइड पर ग्रुप कभी भी सेम नहीं होगा, तो वो क्या होगी, ट्रान अल्कीन। अब हमने यहाँ ये देखना है कि अल्कीन जो है वो कौन सी ज़्यादा स्टेबल है और कौन सी कम स्टेबल है। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 पे, ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप ग्रेटर इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स। जैसे जैसे आप किसी भी अल्कीन के ऊपर अल्काइल ग्रुप बढ़ाते जाएंगे, अल्काइल ग्रुप का क्या मतलब है, मतलब आप उसको आर ग्रुप का इजाफा करते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी उतनी ही स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होती जाएगी। सिस आइसोमर हैज़ हायर एनर्जी देन द ट्रान। अब इसकी क्या वजह है कि जो सिस वाला आइसोमर होता है इसकी एनर्जी क्यों हाई होती है। सबसे पहले तो इस पॉइंट को समझने से पहले एक बात आपने जहन में रखनी है कि उस चीज़ की एनर्जी हमेशा ज़्यादा होगी जिसकी स्टेबिलिटी कम है, ठीक है। अब हम ये जो सेकंड पॉइंट है, सिस आइसोमर हैज़ हायर एनर्जी देन द ट्रान आइसोमर, ये मज़ीद क्लियर अभी अगली स्लाइड पर आपका होगा जब मैं आपको एक डायग्राम या एक स्ट्रक्चर समझाती हूँ। पहले ज़रा आप इसकी थोड़ी सी थ्योरी देखें। कहते हैं कि डिफरेंट अल्कीन्स जो होती हैं इनकी स्टेबिलिटी डिफरेंट होती है। स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन किधर है, डबल बॉन्ड कितना नंबर में है, मतलब डबल बॉन्ड 1 है, 2 हैं या 3 है, या डबल बॉन्ड की नेचर क्या है, या सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या है, यानी आया मिथाइल ग्रुप किस साइड पर ज़्यादा लगे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर डिसाइड क्या करेंगी कि हमारी अल्कीन की स्टेबिलिटी क्या है। जैसे जैसे आप डबल बॉन्ड के इर्द गिर्द अल्काइल ग्रुप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, अल्कीन की स्टेबिलिटी भी इंक्रीज़ होती जाएगी। मैं आपके सामने एक अल्कीन ड्रॉ करने लगी हूँ। लेट्स सपोज वी हैव CR2। इसका मतलब ये है कि 2 अल्काइल ग्रुप इसमें कार्बन के इस तरफ अटैच हैं और इस तरफ भी 2 अल्काइल ग्रुप अटैच हैं। अब मैं इसके मुकाबले में आपके सामने एक और स्ट्रक्चर बनाती हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CR2। बताएं, आप खुद देख लें इनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा। जाहिर सी बात है ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया जिसमें नंबर ऑफ़ सब्स्टिट्यूएंट अल्काइल ग्रुप ज़्यादा होते जाते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होता जाता है। लिहाजा ये वाला जो अल्कीन होगा ये ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू दिस अल्कीन जिसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांचेस क्या हैं, कम हैं। और इवन दैट ये वाला इससे ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर मैं आपको एक सिंपल बनाती हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें क्या है कि ये वाला फिर इससे ज़्यादा स्टेबल है। जैसे जैसे सब्स्टिट्यूएंट या अल्काइल ग्रुप कम होते जाएंगे वैसे वैसे उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई कि स्टेबिलिटी डिपेंड करती है कि आपके अल्काइल ग्रुप्स का नंबर क्या है, अल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो कितने ज़्यादा या कम मौजूद हैं। अब अल्कीन, अल्केन, अल्काइन, आप कोई भी हाइड्रोकार्बन जब लेते हैं उसको जब भी जलाया जाता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है बहुत बार कि अल्कीन, अल्केन, अल्काइन को जब भी आप बर्न करेंगे, कंबस्ट करेंगे, तो हमेशा आपने याद रखना है कि उससे बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। अब एक बात यहाँ पर तय है कि जब हीट उससे जितनी भी निकलेगी, जाहिर सी बात है उससे हीट इवॉल्व होगी। जो हीट इवॉल्व होगी उसे हम क्या कहेंगे कि वो एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन है। जितना आइसोमर कोई स्टेबल होता जाएगा उतनी ही वो कम हीट निकालेगा। ये तो बात आपको पता है ना कि जिसकी स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा है उसकी उतनी ही लो हीट होती है, यानी उसकी उतनी ही लो एनर्जी होती है। अब ज़रा इस पेज को देखें जो मैंने आपके सामने जिसकी पिक्चर जो है वो लगाई हुई है। एक बात पहले अपने ज़हन में बिठा लें कि जितना आइसोमर ज़्यादा स्टेबल होता जाएगा उतनी ही कंबस्टन उसकी स्मॉल होगी, यानी कि जिसकी हीट ऑफ कंबस्टन सबसे ज़्यादा स्मॉल है इसका मतलब क्या है, वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल है। अब सबसे पहले ज़रा इस डायग्राम में देखें। सबसे पहला जो एक आंसर है
बल्कि ये पेन के बगैर पहले देखें। सबसे पहले रिएक्शन को देखें। उसमें सिंपल 1 ब्यूटीन बनी हुई है। 1 ब्यूटीन के अंदर ऑक्सीजन डाली, यानी हम उसकी कंबस्शन कर रहे हैं। उससे क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल। उससे एनर्जी जो इवॉल्व हुई है वो है 2719 किलो जूल पर मोल। ठीक है। अब इसके मुकाबले में आप ज़रा थोड़ा सा नीचे मूव करें दूसरे रिएक्शन पर। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें सिस 2 ब्यूटीन ले लिया। पहले वाला ब्रांचेस था ही नहीं, दूसरे वाला जो है वो ब्रांचेस में आया सिस 2 ब्यूटीन। सिस 2 ब्यूटीन की जब ऑक्सीडेशन की है तो ये तो ट्रान है जो नीचे वाला भी मैंने अंडरलाइन किया। सिस वाला जब किया तो उसमें एनर्जी इवॉल्व हुई 2712। ट्रान वाला जब उसकी कंबस्शन की गई तो उसकी एनर्जी इवॉल्व हुई 2707। जब फिर हमने एक ऐसा हाइड्रोकार्बन लिया जिसमें 2 मिथाइल ग्रुप साइड पर थे, ठीक है, और CH2 सिंपल था, उसकी जब ऑक्सीडेशन की, यानी आइसोब्यूटाइलिन जो लास्ट में बना हुआ है ना, ये वाला, ये क्या है, आइसोब्यूटाइलिन। आइसोब्यूटाइलिन की जब ऑक्सीडेशन की तो फिर देखा कि 2703 किलो जूल पर मोल एनर्जी इवॉल्व हुई। यहाँ से एक बात पहले तो आप नतीजा यहाँ से इस नतीजे पर पहुँच गए कि जिसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा है वो उतना ही कम स्टेबल है। तो अब इन चारों में से, यानी पहले 1 ब्यूटीन ली, फिर सिस 2 ब्यूटीन, फिर ट्रांस 2 ब्यूटीन और फिर आइसोब्यूटाइलिन, इन चारों में से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा कम है। और वो एनर्जी किसकी कम है, आइसोब्यूटाइलिन की। क्यों कम है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। वो क्यों सबसे ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि उस पर ब्रांचेस सबसे ज़्यादा अटैच हुई हुई हैं। जबकि ट्रान और सिस के केस, अब इन दोनों केसेस को देखें, इस केस को और इस केस को ज़रा गौर से देखें। इसमें ब्रांचेस बेशक सेम है, सिस में भी वही हैं और ट्रान में भी वही हैं, लेकिन सिस वाले की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है। सिस वाले की एनर्जी ज़्यादा होने की बच्चों वजह ये होती है कि इसमें जो एक जैसे ग्रुप होते हैं ना, जैसे CH3 ये एक जैसे हैं ना, एक जैसे ग्रुप जब एक साइज़ के होते हैं तो वो स्टेरिक रिपल्शन कॉज करते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस कॉज करते हैं। इसका मतलब ये कि वो मुखालफत कर रहे हैं एक दूसरे की, मुखालफत की वजह से वो एक दूसरे को धक्का देते हैं, तो इनकी एनर्जी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। जबकि ट्रान में ऐसा सीन नहीं है। ज़रा ट्रान में देखें, ये दोनों ग्रुप जो हैं वो काफ़ी दूर दूर हैं, जबकि सिस में ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के पास पास होते हैं। तो सिस और ट्रान में ज़्यादा स्टेबल कौन हुआ, ट्रान ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि सिस वाले की एनर्जी हाई है। क्यों हाई है, क्योंकि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस पाई जाती है, क्योंकि डबल बॉन्ड की सेम साइड पर अल्काइल ग्रुप मौजूद होते हैं। सेम साइड पर अल्काइल ग्रुप मौजूद होने की वजह से क्या होता है कि उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, रिपल्शन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। सबसे पहला केस देखें ज़रा, सबसे पहला केस साफ नज़र आ रहा है, उसमें कोई ब्रांच नहीं है, लिहाजा उसकी एनर्जी जो है वो नॉर्मल है, 2719। तो इस सिलसिले में आइसोब्यूटाइलिन की एनर्जी सबसे कम है। इसका मतलब ये कि उसमें सबसे ज़्यादा अल्काइल ग्रुप मौजूद हैं। जितने आप अल्काइल ग्रुप बनाते जाएंगे उतने ही क्या होता जाएगा, उतना ही आप उसको स्टेबल करते जा रहे हैं। 1 ब्यूटीन में कोई स्टेरिक स्ट्रेन है ही नहीं, देखें कोई है ही नहीं, हिंड्रेंस है ही नहीं। 2 ब्यूटीन ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों स्टेबल है, क्योंकि उसमें स्टेरिक रिपल्शन है। 1 ब्यूटीन जो कि अब 1 ब्यूटीन जो है उसके अंदर ऐसा कोई सीन नहीं था, उसके अंदर ब्रांचेस मौजूद नहीं थी, लिहाजा ऑर्डर ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी जो फाइनल बनता है। अब इस लाइन को देखें, ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ नीचे, आपने इस लाइन को ज़रा देखना है, लास्ट वाली लाइन देखें जी। इसमें सबसे ज़्यादा ब्रांचेज है ना, आर का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप। जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप हैं उतना ही वो स्टेबल होता जा रहा है। तो ऑर्डर ऑफ रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या है, जैसे जैसे आर कम होते जा रहे हैं वैसे वैसे उनकी स्टेबिलिटी भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जिसमें कोई आर है ही नहीं वो सबसे कम स्टेबल है। फिर एक आर आया, फिर 2 आर आए, फिर देखें जैसे जैसे आर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है। तो यहाँ से हमने ये चीज़ सीखी कि जितने ज़्यादा किसी में भी अल्काइल ग्रुप्स मौजूद होंगे उतनी ही उसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज़ होती जाएगी। अब हमने आगे देखना है पैटर्न ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कीन्स, कि अल्कीन्स का जो पैटर्न ऑफ रिएक्टिविटी है ये क्या है।
सबसे पहले तो कुछ पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं पहले हम इन्हें ज़रा कंसीडर करते हैं। सबसे पहले अल्कीन में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। ये आप सबको पता है कि बेस हमेशा क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड है, और जो उसकी इमारत होती है वो क्या है, वो पाई बॉन्ड है। ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन आर लूजली हेल्ड। जो पाई इलेक्ट्रॉन है, आपको बहुत बार बताया है मैंने कि पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं ये साइड वे ओवरलैपिंग से बनते हैं, और साइड वे ओवरलैपिंग होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं, यानी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक दूसरे से नहीं होते। सिग्मा बॉन्ड जो है उसमें तो क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, पाई बॉन्ड थोड़ा वीक होता है। अब पाई बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लिहाजा उस पर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहा होगा वो उसके ऊपर आकर अटैक कर सकता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो इलेक्ट्रॉन सीकिंग ग्रुप होगा वो इसके ऊपर आकर अटैच हो सकता है। लिहाजा ये डबल बॉन्ड है ये एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये खुद न्यूक्लियस लविंग है, लेकिन इसके ऊपर आकर कौन अटैच होगा, इलेक्ट्रोफाइल। फिर फ्री रेडिकल्स, ये भी इलेक्ट्रॉन्स को सीक कर रहे होते हैं, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म भी ये शो कर सकते हैं। लास्ट में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड शोइंग क्लाउड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। आपने जब इसका स्ट्रक्चर बनाया था अल्कीन का, तो इसमें आपने एक चीज़ क्लियर कट देखी थी कि इसमें क्या होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का एक क्लाउड बनता है, एक बादल बनता है जो कि पूरा ओवरलैप किया होता है। जैसे मैं अभी आपको दोबारा बना के दिखा देती हूँ, ये सिंगल बॉन्ड होता है, ये डबल बॉन्ड क्या होता है, ये क्लाउड की सूरत में होता है। तो ये जो क्लाउड होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का, ये एक्ट कैसे करता है, ये न्यूक्लियोफाइलिक एजेंट होता है, और ये फ्री रेडिकल एडिशन भी देते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल इनके ऊपर आकर अटैक कर सकता है, ऐड हो सकता है, और फ्री रेडिकल भी इनके पास आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि फ्री रेडिकल भी क्या होता है, वो भी इलेक्ट्रॉन को ही जो है वो तलाश कर रहा होता है। अब हम आगे ज़रा इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर में देखें आप सब देख रहे होंगे कि कार्बन, ये आपके सामने कार्बन हाइड्रोजन, ये एक नॉर्मल बॉन्ड है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। कार्बन का तीसरा जो ऑर्बिटल होता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन इधर चला जाता है। जो चौथा ऑर्बिटल होता है कार्बन का, वो इस पर भी खाली पड़ा हुआ है, मैंने गोल दायरों की शक्ल में बनाया हुआ है क्योंकि बुक में भी ऐसे ही बना हुआ है। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी गोल दायरों की शक्ल में बना हुआ है। अब ये क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। तो सिंपल उसने यही बार बार बताया हुआ है कि कार्बन कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड होता है। ठीक है। अब ये जो डबल बॉन्ड होता है, इस डबल बॉन्ड की वजह से ये एडिशन भी दे सकते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड जो है, और बाज़ औक़ात ये एडिशन की बजाय सब्स्टिट्यूशन भी दे लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है यानी नीमुल बदल। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि इनके अल्काइल ग्रुप किसी और से बदल जाते हैं। तो ये दो तरह के रिएक्शन आपको देते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दे सकते हैं, और ये आपको उसी वक्त एडिशन रिएक्शन भी दे सकते हैं। उसके बाद एक छोटा सा मैकेनिज़्म दिखाया कि जो डबल बॉन्ड होता है ये कैसे ऐड करता है किसी भी चीज़ को। फ़र्ज़ करें आपके पास ये डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसमें कोई एजेंट आया HCl। ठीक है। अब सबसे पहले क्या होगा कि H जो है वो आकर अटैक होगा इसके ऊपर। ठीक है। और क्लोराइड आयन निकल गया, अलग हो गया। ठीक है। अब जब H इसके ऊपर आकर अटैच हुआ तो डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया सिंगल बॉन्ड में, जिसकी वजह से इस कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आने का मकसद ये है कि ये कम बॉन्ड बना रहा है, तो ये फिर ऐड किसको कर लेगा, क्लोराइड आयन को। ये जो एडिशन है सेकेंड स्टेप वाली, ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, जबकि फ़र्स्ट स्टेप जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो कंसिडर होता है। तो वो स्लो जो है, फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या है, वो स्लो है, जबकि सेकेंड स्टेप क्या है, फास्ट है। तो ये जो स्लो स्टेप होता है यही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है, क्योंकि इसी ने ही हमारे रिएक्शन को क्या करना होता है, स्टार्ट करना होता है। तो ये एक सिंपल सा मैकेनिज़्म था कि किस तरीके से एडिशन रिएक्शन जो है वो हो सकती है। उसके बाद रिएक्शन, इसके सबसे पहले रिएक्शन इसका आता है हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है, द रिएक्शन ऑफ एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ फाइन, यानी किसी भी रिएक्शन को जिसमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, किसकी प्रेजेंस में, फाइनली डिवाइडेड मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में।
फाइनली डिवाइडेड का मतलब ये है कि निकल का पाउडर आपने ऐसा बनाना है जो फाइनली डिवाइड हो सके, जिसके ज़रात जो हैं वो मिक्सअप हो सकें। टू फॉर्म ए सैचुरेटेड कंपाउंड इज़ कॉल्ड एज हाइड्रोजिनेशन। उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजिनेशन। यानी हाइड्रोजिनेशन इज़ द सिंपल एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन। सेकेंड स्टेप देखें, मोस्ट कॉमनली इसमें ज़्यादातर कैटलिस्ट कौन से इस्तेमाल होते हैं? इसमें प्लैटिनम, प्लैटिनम और निकल इस्तेमाल होते हैं। तो प्लैटिनम और पैलेडियम और निकल जो हैं वो ज़्यादातर इसमें यूज़ होंगे। बाज़ औक़ात इसमें जो प्लैटिनम होता है वो प्लैटिनम ऑक्साइड की सूरत में भी यूज़ हो सकता है, जबकि पैलेडियम जो होता है वो फ़ाइन पाउडर की सूरत में इस्तेमाल होता है। बाज़ औक़ात निकल जो है वो रानी निकल की सूरत में भी इस्तेमाल होता है। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रानी निकल क्या है। निकल की जो एक्टिव फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं रानी निकल। रानी निकल आपको हासिल कैसे हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रानी निकल आपको तब मिलता है जब आप निकल एलुमिनियम का अलॉय उठाते हैं। यानी अलॉय आपने किसका लेना है? निकल एलुमिनियम का। निकल एलुमिनियम का अलॉय आपने उठाना है। इसके अंदर आपने ऐड करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। निकल एलुमिनियम अलॉय को आपने ऐड करना है सोडियम हाइड्रोक्साइड में। ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा? आपके पास जो निकल की सस्पेंशन बनेगी वो कहलाएगी रेने निकल। तो क्या कहलाएगी? रेने निकल। अब इसका रिएक्शन देखते हैं कि इसका रिएक्शन जो है वो क्या है। रिएक्शन में सिंपली आपने क्या करना है कि अल्कीन लेनी है, उसकी हाइड्रोजनेशन करनी है, यानी इसमें हाइड्रोजन ऐड की। जब आप उसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे प्लैटिनम की मौजूदगी में 25 डिग्री सेंटीग्रेड में, तो ये क्या बना देगा? आपके पास अल्केन बना देगा। और अब आप ये ले लें, कोई भी और अल्कीन ले लें, उसमें दो, अब आपने उतने ही हाइड्रोजन ऐड करवाने होंगे जितने डबल बॉन्ड उसमें मौजूद हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड और प्लैटिनम की मौजूदगी में डबल बॉन्ड जितने भी होंगे वो सारे के सारे किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये था जनरल हमारा एक रिएक्शन। अब इस रिएक्शन का बाज़ औक़ात पेपर में मैकेनिज़्म भी आ जाता है, लेकिन मैकेनिज़्म फ़िलहाल हम नहीं पढ़ रहे क्योंकि इसका मैकेनिज़्म जो है वो हमने डिटेल में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप इसका मैकेनिज़्म जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा अगर मैकेनिज़्म आप सुनना चाहें तो वो देख भी सकते हैं कि इसमें सिंपली ये होता है कि पहले निकल क्या होता है, निकल की सरफेस के ऊपर रिएक्टेंट्स आकर अटैच होते हैं, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ और फिर वो निकल की सरफेस को क्या कर देते हैं? लीव आउट कर देते हैं। ये रिएक्शन जो है ये स्टेप वाइज रिएक्शन होता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंसीडर की जाती है, लेकिन ये मेटल के कैटलिस्ट की मौजूदगी में होती है। सबसे पहले क्या होता है कि मेटल एड्जॉर्ब करता है हाइड्रोजन को। मैंने आपको इसका एक मैकेनिज़्म बताया ना कि सबसे पहले क्या होगा कि मेटल जो है वो एड्जॉर्ब करेगा। एड्जॉर्ब का मतलब ये होता है कि वो उसे अपनी सरफेस के ऊपर रखेगा। एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, मतलब एब्जॉर्ब का मतलब ये कि उसे जज्ब कर ले। एड्जॉर्ब का मतलब ये उसकी सरफेस के ऊपर ही रहेगा, एड्जॉर्ब करेगा। और एड्जॉर्ब करने के बाद मेटल जब एड्जॉर्ब कर लेगा उसको, तो उसको इसने जब अपनी सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब कर लिया, एड्जॉर्ब करने के बाद ये पाई बॉन्ड इसका ब्रेक करेगा। पाई बॉन्ड ब्रेक करने के बाद हाइड्रोजन एटम उसके ऊपर आकर अटैच हो जाएगा और निकल की जो मेटल है उसकी सरफेस को छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद आगे फर्दर जो है वो है इस रिएक्शन की एप्लीकेशन। रिएक्शन जो है ये क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव का मतलब ये है कि आपको ये एक मिकदार मालूम करने के लिए यूज़ होता है कि इसमें कितने डबल बॉन्ड मौजूद हैं। ज़ाहिरी सी बात है, अगर एक डबल बॉन्ड है तो एक हाइड्रोजन का मालिक्यूल इस्तेमाल होगा H2। अगर 3 डबल बॉन्ड हैं 3 H2 इस्तेमाल होंगे, 2 डबल बॉन्ड हैं तो 2 H2 इस्तेमाल होंगे। सेकेंड पे इसको आप वेजिटेबल घी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं फ्रॉम द वेजिटेबल ऑयल। ऑयल से आप घी बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस मैकेनिज़्म। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आज का हमारा ये लेक्चर जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। आप इसको अच्छे से सुने, समझें और फिर हम इसको जो है वो अपनी डिस्कशन क्लास में डिस्कस करेंगे। डिस्कशन क्लास का टाइम और उसका सारा जो है शेड्यूल वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। ओके बेटे, अल्लाह हाफ़िज़।